इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मसूरी में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार पटेल की जयंती पर कांग्रेस ने किया श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने लिया भाग। हरिद्वार में पेंटागन मॉल के पीछे स्टेट नदी में खुलेआम हो रहा अवैध खनन, अधिकारी बने मौन दर्शक। मसूरी पुलिस ने सरदार पटेल जयंती पर मनाया राष्ट्रीय एकता दिवस। रन फॉर यूनिटी की रैली का किया गया आयोजन, करीब 60 छात्र छात्राओं ने लिया भाग। देहरादून में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित हुई यूनिटी मार्च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दिखाई हरी झंडी। 3 दिवसीय युवा महोत्सव में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बैंड्स मचाएंगे धमाल। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने की घोषणा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने नगर में कई कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम की शुरुआत झूलाघर स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि से हुई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी अमर रहे और सरदार पटेल अमर रहे के नारे लगाते हुए दोनों महान नेताओं को नमन किया। कांग्रेस भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी और सरदार पटेल ने अपने नेतृत्व से देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान को नई दिशा दिखाई थी। आज इंदिरा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती है। दो हस्तियों का आज यहाँ पर कार्यक्रम है, एक इंदिरा जी और एक लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी। तो इंदिरा जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो, और उन्होंने अपने कार्यकाल में हमारे देश को ऊंचाइयों तक ले गई और विश्व में हमारे देश का नाम सबसे ऊंचा किया उन्होंने। कि हमारे देश में ही नहीं, उनका विश्व के भी सभी जितने भी वहाँ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, वो भी उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो महिला ही एक ऐसी सशक्त महिला थी और इसीलिए उनका नाम, उनको एक लौह महिला की उपाधि दी गई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, हरित क्रांति लाई और भी हमारे महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कार्य किए और युवाओं के रोज़गार के लिए काम किए। बहुत उन्होंने अपने कार्यकाल में कार्य किए और ऐसी लौह महिला थी कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी जो है एक उसके ऊपर भी हमला किया और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भी उन्हीं का हाथ था। और ऐसी महिला को मैं शत नमन करती हूँ और यही कहूँगी कि हमारी जितनी देश की महिलाएं हैं वो उन्हीं की तरह बने जिस प्रकार से वो सशक्त महिला थी। और उस समय, जिस समय हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब वो बहुत छोटी थी, परंतु अपने पिता चाचा नेहरू जी के साथ भी उन्होंने थोड़ा उनके सानिध्य में रही और उन्होंने एक छोटी बच्चों की फ़ौज बनाई थी जिसको वानर सेना के नाम से जाना जाता था और वो भी छोटे मोटे आज़ादी की लड़ाई के लिए काम करते थे। और अपने पिता के साथ जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल में थे तब भी वो वहाँ पर जाती थी, उनके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा अपनी बेटी को पत्र भी लिखे जाते थे। तो इस प्रकार उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी छोटे होते हुए भी साथ दिया और बाद में तो उन्होंने जब प्रधानमंत्री बनी तो अपने हमारे देश के लिए तो बहुत कुछ ही वो करके गई। तो ऐसी शख्सियत को मैं एक बार फिर से शत नमन करती हूँ। और दूसरी शख्सियत जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, उनके भी आज जयंती है
और आज उनकी जयंती भी यहाँ पर मनाई जा रही है, बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, क्योंकि वो भी एक ऐसी हस्ती थी कि उन्होंने भी हमारे देश में उस समय 562 रियासतें थी और उन रियासतों को उन्होंने एक ही झंडे के नीचे लाया और सबको इकट्ठा किया अपने देश के लिए। उस समय देश में अंग्रेज़ों का राज था और अलग अलग रियासतों के अलग अलग राजा थे, सबको समझा बुझाकर उन्होंने सबको एकत्र किया। और दूसरी बात ये कि जो हमारे IPS और IAS जो हैं वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है। तो वो भी हमारे देश के बाद में गृह मंत्री बने और उप प्रधानमंत्री भी रहे, तो उस शख्सियत को भी मैं बहुत शत नमन करती हूँ। देखिए, जो उनकी शहादत है वो देश हमेशा 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 याद रखेगा। उन्होंने देश को एकजुट करने में जो अपना बलिदान दिया, उनके बेटे स्वर्गीय राजीव गांधी ने जो अपना बलिदान दिया, वो कभी देश भूल नहीं पाएगा। जो पटेल जी ने किया, जो मंत्रिमंडल के हिस्से थे कांग्रेस के, उन्होंने भी जो है जो कांग्रेस नीतियाँ थी उसका पालन किया और देश को महान बनाने में अपना योगदान दिया। लेकिन जो हमारे जो आज का माहौल है इस देश में, जो जिस तरह का माहौल है, जो उनके सपने थे, जो इंदिरा गांधी के सपने थे, पटेल जी के सपने थे, उन्होंने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए यहाँ से ये सब चीज़ें करी हैं। तो इसके पाकिस्तान के 2 टुकड़े बनाए हैं, तो हैं अरुणाचल को अपने शामिल किया देश में। तो ये चीज़ें आज जो है ना, आज की सरकार जो है इन मूल्यों को ख़त्म कर रही है और देश के अंदर जो है ना एक ऐसा आतंकवाद पैदा कर रही है जो मतलब जो गरीब दलित सब जो है डरे से हैं। तो ये माहौल जो है ना, इसको जो है बनाने में जो इंदिरा गांधी ने योगदान दिया, हम लोग आज इस उनकी शहादत में, उनकी जयंती पर इस बात को सभी लोग शपथ लेंगे कि हम जो है जो उनकी नीतियाँ थी उनको आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपना काम करेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप ये देख लीजिए, आप हर मतलब जो है कोई लगाम किसी के पास नहीं है। संगठन जो है बेलगाम है, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुसलमान के नाम पे, कोई किसी के नाम पे। इस तरह के दंगे देश में हो रहे हैं, तो ये बहुत मतलब अपने आप में बहुत ख़तरनाक है। इसका जो अंत होगा, कहाँ जाके रुकेगा, ये मैं नहीं कहता, क्योंकि लोग डरे हैं। पूरा जो है अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े सब डरे हुए हैं। इस देश में माहौल क्या है, क्या कोई बोल नहीं सकता। कोई आदमी बोलेगा तो उसको जेल भेज देंगे, उसको मरवा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं लोग। आप देख रहे हैं, जो इनके खिलाफ़ बोलता है सरकार के खिलाफ़ बोलता है। कुछ अभी ऋषिकेश में देख लीजिए, वो शराब के खिलाफ़ बोला, व्यापारी उसको मार दिया चाकू से गोद के। तो ये है क्या, ये उसका रूप छोटा है, लेकिन ये धीरे धीरे इकट्ठा हो, कहाँ जाकर रुकेगा इसको कह नहीं सकते। खबर हरिद्वार से है, जहां एक और शहर को धर्मनगरी कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर पेंटागन मॉल के पीछे स्टेट नदी में रात को अंधेरे में अवैध खनन खुलेआम जारी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी मौन क्यों है? किसके इशारों पर हो रहा है यह अवैध खनन और कौन दे रहा है संरक्षण इन खनन माफियों को? मीडिया जांच में सामने आया कि इस पूरे गोरख धंधे में कुछ प्रभावशाली लोगों और अधिकारियों की मिलीभगत है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक खनन माफिया ने खुद स्वीकार किया कि हाँ, मैं जेसीबी से खनन कर रहा हूँ। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन जागेगा और इन खनन माफियाओं पर कार्रवाई करेगा या फिर यूं ही धरती माँ का सीना छलनी होता रहेगा। आइए देखते हैं हरिद्वार से पल्स 24 के संवाददाता रणविजय कुमार की यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं इस वक्त पेंटागन मॉल के पीछे स्टेट नदी में, जहां पे देवराज खनन माफिया द्वारा खुलेआम नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा, दिखाएंगे किस तरह से देवराज जी द्वारा जो है खनन का छलनी किया। रात हमारे संवाददाता ने देवराज जी से कॉलिंग पे बात भी किए थे, तो देवराज जी का साफ तौर पर कहना है कि रातों रात जो है स्टेट नदी में जेसीबी द्वारा खनन देवराज जी द्वारा करवाया जा रहा है। आखिर यहाँ पे खनन अधिकारी है, SDM है, कई ऐसे आला अधिकारी भी, उनके द्वारा कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को कोतवाली मसूरी पुलिस द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस कर्मियों द्वारा राष्ट्रीय एकता की शपथ लेकर हुई, जिसके बाद विद्यालयों के छात्र छात्राओं के साथ रन फॉर यूनिटी रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कोतवाली परिसर से हरी झंडी दिखाकर किया। रैली अंबेडकर चौक से कैमल बैक रोड होते हुए मसूरी ग्रीन चौक पर समाप्त हुई। इस दौरान पुलिस कर्मियों और बच्चों ने एक स्वर में नारे लगाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सरदार पटेल अमर रहे, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। रैली के दौरान पुलिस ने साइबर अपराधों से बचाव के पंपलेट भी वितरित किए और लोगों से ऑनलाइन ठगी के सावधान रहने की अपील की।
बार पुलिस ने यहाँ पे एक अच्छी पहल करी। आज 150वीं वर्षगांठ पे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 150वीं वर्षगांठ थी, उस पे पुलिस की एक अच्छी पहल थी। रन फॉर यूनिटी का आयोजन यहाँ पे किया गया और स्कूल के बच्चों ने भी बहुत उत्साह के साथ इसमें भागीदारी करी है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की के लिए ये रन फॉर यूनिटी इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती है, और विशेष रूप से मसूरी में, क्योंकि मसूरी में उनका आना जाना रहा है और यहाँ पे वो रुके हैं। और क्योंकि वो एक क्रांतिकारी पुरुष थे, तो उन्होंने जो देश की आज़ादी के लिए जो रणनीतियाँ बनाते थे वो यहाँ आकर के बनाई जाती थी। ये हमारे लिए, मसूरी वालों के लिए, एक सौभाग्य की बात भी है। दूसरा, उनकी इस वर्षगांठ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम सभी को मालूम है कि आज़ादी से पहले 562 रियासतें थी इस देश के अंदर, जो अपने अपने तरीके से चल रही थी। एक देश थे, चाहे वो छोटे छोटे ही थे, लेकिन उन 562 रियासतों को एक छत के नीचे लाना, उसका भारत में विलय करना जी ने किया है। इसलिए भी उनका बहुत अहम योगदान है इस भारत की आज़ादी में और भारत को फिर से संगठित करने में। इसलिए मैं बधाई देना चाहती हूँ पूरे मसूरी शहर को, पूरे देश और प्रदेशवासियों को, कि आज पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पुलिस द्वारा एक रन फॉर यूनिटी, जिसमें स्कूलों के बच्चे तथा नगर पालिका अध्यक्ष और अन्य शहर के सम्मानित आदमी, जिसमें पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और आसपास के जो भी गणमान्य लोग इसमें शामिल हुए। और ये जो हमारे अंबेडकर चौक से और ग्रीन चौक तक एक रन फॉर यूनिटी करके एक दौड़ आयोजित की गई। दौड़ के इसमें जो बच्चे जिन्होंने अच्छा प्रतिवाद किया उन्हें सम्मानित किया गया और पुरस्कार वितरित किया गया। और उसके बाद जो है साइबर क्राइम के संबंध में भी अवगत कराया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को देहरादून में यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के साथ हरी झंडी दिखाकर मार्च को रवाना किया और स्वयं भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। मार्च के दौरान हजारों लोगों ने नशा मुक्ति, राष्ट्रीय एकता और देश की अखंडता बनाए रखने की शपथ ली। यह आयोजन घंटाघर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल के उद्यान से शुरू होकर एकता और जागरूकता का संदेश देते हुए आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरदार पटेल ने जिस एक भारत का सपना देखा, उसी भावना से हम सबको देश के लिए, विकास और एकता के लिए आगे बढ़ाना होगा। देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती है और इस 150वीं जयंती को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में संदेश देने के दृष्टिगत आज पूरे देश भर में और अपने राज्य में हर जनपद में जो है पदयात्राएं निकाली जा रही हैं। ये पदयात्रा निश्चित रूप से जहां पर नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा और जहां पर एक भारत श्रेष्ठ भारत या एक अखंड भारत का संकल्प हमने आज इस पूरी पदयात्रा में लिया है। मैं समझती हूँ कि इस यात्रा में प्रतिभाग करते हुए निश्चित रूप से भारत की एकजुटता का संकल्प में हमारा क्या प्रतिभाग हो सकता है, उसका संकल्प हम सब लोगों ने लिया है। ये बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि आज हमारा भारत अखंड भारत बना है, तो इसको अखंड भारत बनाने में जिनका योगदान है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिनके कारण से आजादी के बाद से विभिन्न प्रकार की रियासतें अपने अपने मनमानी कर रही थी। उनको एक छत के नीचे आना, यानी कि एक भारत के रूप में उसको पिरोने का काम उन्होंने किया है। तो ये यात्रा पूरी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है और इस यात्रा में जन जन की भागीदारी आज सुनिश्चित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन से अपील करी है कि हमें 2047 में विकसित भारत बनाना है और ये विकसित भारत जो है एकता वाला भारत जब बनेगा, एकता वाला भारत का हम बना के रखेंगे, तभी ये संभव है। तो उसका संकल्प हम सब ने लिया। मुझे भी इस पदयात्रा में यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
6 नवंबर से शुरू हो रहे 3 दिवसीय युवा महोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बार महोत्सव में कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के बैंड मंच पर धमाल मचाने को तैयार हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, फूड स्टॉल, ड्रोन कबड्डी और स्पोर्ट्स टेक हैकाथॉन जैसे आयोजन युवाओं का आकर्षण केंद्र बनेंगे। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि इस बार महोत्सव में परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा, जहां लोक नृत्य और लोकगीतों के साथ साथ युवाओं का मॉडर्न म्यूजिक और डांस भी मंच की शान बढ़ाएगा। रेखा आर्या ने कहा कि इस कार्यक्रम से प्रदेश भर के युवाओं को जोड़ने के लिए सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के साथ देहरादून के प्रमुख स्कूलों के बैंड भी भाग लेंगे। कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में आज की बैठक रही है और खासकर यह बैठक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मनाए जाने को लेकर यह बैठक की गई है। युवा महोत्सव हम लोग हर साल ही मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष युवा महोत्सव अपने आप में विशेष है, क्योंकि हम लोग यह युवा महोत्सव पूरी तरीके से रजत जयंती वर्ष 2025 राज्य अपने बने हुए 25 वर्ष को पूर्ण कर रहा है, उसको समर्पित कर रहे हैं। इस युवा महोत्सव में हमारे बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स टेक हैकाथॉन भी है, जिसमें हमारे फूड स्टॉल्स भी लगेंगे, जिसमें हमारे हैंडवर्क टेक्सटाइल्स का भी काम हमको देखने को मिलेगा। खेल के रूप में मुर्गा झपट हमारा पारंपरिक खेल भी देखने को मिलेगा। लोग गीत प्रतियोगिताएं इसमें देखने को मिलेंगी, भाषण प्रतियोगिताएं होंगी और निश्चित रूप से हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे पिंडर घाटी, थराली, चमोली, वीर भड़ नृत्य व चमोली क्षेत्र के लोकगीत, लोक नृत्य, यानी कि दूर दराज के हमने जो हमारे लोक गायक हैं उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करा है। और एक कोशिश करी है हम लोगों ने कि हमारे यूथ जो है अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से जुड़ते हुए कैसे अपने उत्तराखंड को जो है अपनी भूमिका मजबूत करने के दृष्टिगत या अपनी भूमिका एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के दृष्टिगत कैसे कैसे करके अपनी भूमिकाओं को अदा कर सकते हैं, वो इस युवा महोत्सव में उसकी कई सारी झलकियां हमको देखने को मिलेगी। इसमें विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के जो हमारे बच्चे हैं जो कि अपने अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, स्कूल्स के बच्चे भी और कॉलेज के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक तरीके से बहुत हद तक तो ओपन फॉर ऑल भी है कि जो बहुत अच्छा इसमें अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं वे भी डिपार्टमेंट को संपर्क कर सकते हैं और इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी यानी कि 6 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कार्यक्रम की शुरुआत जो है संध्या काल में हम लोग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए फाइल हम लोग प्रोसीड भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे अन्य महानुभाव भी अन्य दिनों में यानी कि 6, 7, 8 तारीख इन 3 दिनों के मध्य में आएंगे, जो कि कार्यक्रम स्तर पर लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। मैं समझती हूँ कि युवा महोत्सव पूरी तरीके से एक कोशिश है कि युवाओं में रजत जयंती वर्ष को उत्सव के रूप में बनाना और मार्गदर्शन भी प्राप्त करना कि कैसे हमारे कलाकार अपने युवा मंच से अपनी कलाकारियां और अपने प्रदेश को किन किन क्षेत्रों में अग्रणी करे हुए हैं, ऐसे लोगों से भी मुलाकात इस मंच के माध्यम से होगी। रामनगर के बैल पड़ाव और छोई क्षेत्र में गौमांस के शक में हुई हिंसा और पुलिस चौकी के अंदर तोड़फोड़ के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिस पर कड़ा प्रहार किया है। अदालत ने कहा कि जब चौकी में पुलिस फोर्स मौजूद थी तो हिंसक भीड़ कानून अपने हाथ में कैसे ले सकती है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी दी, ऐसे पुलिसकर्मी फोर्स में रहने के लायक नहीं है। कोर्ट ने चौकी इंचार्ज और कालाडूंगी एसएचओ की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं और पूछा कि चौकी परिसर में ही तोड़फोड़ कैसे हो गई। हाईकोर्ट ने कहा कि वीडियो फुटेज में आरोपी साफ नजर आ रहे हैं, फिर भी पुलिस ने किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने भैंस के मीट और ट्रांसपोर्टिंग पर भी दिशा निर्देश जारी किए। अब बरेली में रामनगर की ओर मीट ले जाने वाले वाहनों को पुलिस सुरक्षा में ले जाया जाएगा ताकि किसी तरह की हिंसक घटना दोबारा ना हो। हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति का भी पता लगाने के आदेश दिए जिसने गौमांस की झूठी सूचना देकर भीड़ को
भड़काया था। अदालत ने निर्देश दिया कि छोई और बैल पड़ाव दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ होगी और पुलिस के विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। रामनगर में शुक्रवार को तहसील कारडुंगी के ग्राम हिम्मतपुर बैल पड़ाव में किसान मुन्नी देवी के खेत में धान की फसल की क्रॉप कटिंग की गई। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने स्वयं भाग लेकर प्रक्रिया का निरीक्षण किया। एडीएम नेगी ने बताया कि क्रॉप कटिंग के जरिए फसल उत्पादन के सटीक आंकड़े जुटाए जाते हैं, जो कृषि नीतियों, एमएसपी निर्धारण, भंडारण और आयात निर्यात योजनाओं के लिए बेहद जरूरी होते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई और राहत राशि वितरण में भी इन आंकड़ों की अहम भूमिका होती है। उत्तराखंड स्थापना दिवस से ठीक पहले प्रदेश की सियासत में नया रंग आ गया है। भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बड़ा न्योता देते हुए कहा कि जल्द ही राज्य को देश का 5वां धाम सैन्य धाम मिलने जा रहा है, जो शहीदों की याद में समर्पित होगा। उन्होंने कहा, हरदा राजनीति के ऊपर उठकर इस लोकार्पण समारोह में जरूर शामिल हूं। मसूरी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नेहा जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने 25 सालों में विकास के नए आयाम छुए हैं। उन्होंने बताया कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश में भव्य आयोजन होंगे। देखिए, 25 साल में बहुत सारे काम उत्तराखंड में हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी होनी बाकी हैं। अगर आप कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भाषण हैं वो भी सुनेंगे तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि 25 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उनको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, उन पे गर्व करने की भी ज़रूरत है, लेकिन जो कमियां हैं उन कमियों को भी ढूंढने की ज़रूरत है और कमियों पे कैसे काम किया जा सकता है, आगे का रोड मैप क्या होगा। विकसित भारत अभी तक नहीं बन सकता जब तक विकसित उत्तराखंड नहीं बनेगा। तो इसी प्रयास की थीम पर आप देखेंगे ये पूरा जो स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है, इसमें प्रवासियों से लेकर स्थानीय प्रतिनिधियों से लेकर हर वर्ग से कुछ फीडबैक भी लिया जा रहा है, उनसे चर्चा भी की जा रही है, बहुत सारे सांस्कृतिक आयोजन भी हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है जो पूरे साल एक थीम पर हम काम करने वाले हैं कि 25 साल का जो उत्तराखंड है अब किस मोड़ पे है और आगे किस दिशा में इसको ले जाने की ज़रूरत है, इस पर चिंतन सरकार भी कर रही है और सरकार का ये मानना है कि आम जन के साथ मिलकर ये चिंतन सफल हो सकता है। जिस तरीके से स्थापना दिवस को मनाया, जो विपक्ष लगातार मुखर हो रखा है कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर गिराने की, तो ऐसे मौके पर क्या ये चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, ये वो विपक्ष है जो कभी ना कभी यहाँ सत्ता पर भी काबिज रहा है और जब वो सत्ता पे काबिज रहता था तब एक ईंट नहीं हिलती थी, कुछ भी आगे नहीं बढ़ता था, कोई गति नहीं मिलती थी इस प्रदेश के विकास को। आज वो छोटी छोटी कमियां निकालने की कोशिश करता है, कुछ ऐसे स्थानीय आंदोलन उनको हाईजैक करके उनको पॉलिटिकल आंदोलन बनाने की कोशिश करता है। जो आंदोलन अच्छे विषयों पर होते हैं, पहाड़ की पीड़ा पर होते हैं, उसको हाईजैक करके उसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन उत्तराखंड की जनता जो है, मैं मानती हूँ कि बहुत बार वो मोहर भी लगाती है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो। तो मेरा पूरा विश्वास है कि जो एक प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि अगले 25 साल का उत्तराखंड उसका क्या रोड मैप होना चाहिए और उसके लिए हम सब मिलकर क्या साझे प्रयास कर सकते हैं। मेरा तो विपक्ष को ये सुझाव होगा कि इसमें वो भी आगे आए और कुछ सुझाव दें, अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुझाव दें, ताकि आने वाले समय में जब उत्तराखंड का इतिहास लिखा जाए तो उसमें कहा जाए कि कांग्रेस का भी कुछ भूमिका रही थी यहाँ के विकास में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा सैन्य धाम को लेकर को अलग किया जा रहा है, तो माना जा रहा है कि 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री आएंगे तो सैन्य धाम का भी लोकार्पण हो सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरदा को न्यूज़ में रहना आता है और इसके लिए मैं उनको बधाई भी देती हूँ। कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को उनसे सीखना भी चाहिए कि कैसे अपने आप को प्रासंगिक रखा जाए। लेकिन जो विषय वो उठाते हैं, कभी वो ब्राह्मणों की चिंता कर रहे हैं, कभी वो सैन्य धाम की चिंता कर रहे हैं, ये सारी चिंता हर वर्ग की हमारी सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, संबंधित मंत्री कर रहे हैं, माननीय मोदी जी कर रहे हैं और जल्दी उसका लोकार्पण भी होने वाला है। तो मैं आशा करूँ कि परिवार जो उस पर सम्मिलित होंगे उनकी पीड़ा में सम्मिलित होने के लिए और एक भव्य 5वां धाम जो उत्तराखंड को मिलने जा रहा है, उस धाम के लोकार्पण में हरदा भी आएंगे। ये सारे राजनीतिक द्वेष छोड़ के मैं ऐसी आशा करती हूँ। बरेली में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हजारों लोगों ने साथ दौड़ लगाई। कार्यक्रम में जिला प्रशासन, राजनीतिक नेता और आम नागरिकों के साथ स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह 9 बजे पटेल चौराहे पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ इस दौड़ की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन और भाजपा की ओर से लोगों से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील की गई है, जिसे जनता ने पूरे उत्साह के साथ स्वीकार किया। इस शुभ अवसर पर पूरे देश में
एकता अखंडता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर पूरा देश नतमस्तक है और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूरा भारत एक सूत्र में पिरोने का जो उन्होंने काम किया, भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब आगे बढ़ चुका है और संगठित होकर एक होकर अपने सभी संकल्पों को पूरा करता हुआ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था अखंड भारत का, जो थोड़ा सा किन्हीं कारणों से कांग्रेस की गलतियों से उसकी भूल के कारण अधूरा रह गया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके उस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे और भारत अखंड भारत बनकर आत्मनिर्भर भारत के रूप में विश्व में आर्थिक शक्ति बनकर विश्व गुरु के रूप में विश्व का मार्गदर्शन करेगा। यही उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेशी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।